नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। प्रियंका ने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर किया संघर्ष का ऐलान, कहा विपक्ष को दबाया जा रहा। दोस्तों, यह खबर हम विस्तार से जानेंगे। इसके बाद बता दें कि गहलोत सरकार ने वापस लिया 1 महीना पूरा आदेश, श्रमिकों को मिलेगी राहत। इसके बाद जानते हैं कोरोना के आंकड़ों पर प्रियंका गांधी ने उठाए सवाल, बोली इस हिसाब से तो 10 लाख से अधिक होने चाहिए कोरोना संक्रमित। यह खबर भी दोस्तों हम जानेंगे विस्तार से। इससे पहले अगली खबर पर चलते हैं। यूपी में कोरोना के आंकड़े पर अखिलेश का ट्वीट, कहा कुछ तो जिसकी पर्दादारी है। आयुष मंत्रालय के एड पर अखिलेश का बड़ा बयान, बोले दावा सही तो कोविड-19 से बचाव के लिए मुफ्त काढ़ा बांटे सरकार। तो दोस्तों जानते हैं अगली खबर। रोजगार के बढ़ते संकट को अनदेखा करती है मोदी सरकार। अम्फान ने बंगाल को तबाह कर दिया, लेकिन उस पर भी राजनीति चालू है। दोस्तों इसके बारे में जानेंगे, अगली खबर जानते हैं। आइए। सरकार सुविधा देने के दावे कर रही है और किसान भीषण गर्मी में अपनी उपज बेचने के लिए कतार में लगा है, कमलनाथ ने ऐसा कहा। दोस्तों चलते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना के साथ साथ देश में भीषण गर्मी का अटैक, रेड अलर्ट। सीएम गहलोत ने आमजन से की घरों में रहने की अपील। दोस्तों अम्फान को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने बंगाल प्रशासन को बताया विफल, अम्फान को लेकर पीएम मोदी से मांगी मदद। आप नेता संजय सिंह का रेल मंत्री पर हमला, पूछा जवाब दीजिए 2 दिन के बजाय 9 दिन में ट्रेन क्यों पहुंची। दोस्तों चलते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना के आंकड़ों को लेकर यूपी सरकार पर बरसी कांग्रेस, पीएल पुनिया ने कहा गरीब श्रमिकों की सेवा करने की सजा मिल रही है। दोस्तों खबरें विस्तार से शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप मानते हैं कि मोदी सरकार कोरोना को रोकने के लिए पूरी तरह से फेल हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराएं। प्रियंका ने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर किया संघर्ष का ऐलान, कहा विपक्ष को दबाया जा रहा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ संघर्ष का ऐलान किया। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठाते उन्होंने कहा कि अब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक यूपी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता यह संघर्ष जारी रखेगा। उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका वाड्रा ने मंगलवार को ट्वीट करके कहा कि यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने संघर्षशील श्रमिक जीवन बिताकर राजनीतिक मुकाम हासिल किया है। 19 मई को यूपी सरकार ने जिस दुर्भावना के साथ उन्हें जेल में डाला है वह साफ दर्शाता है कि विपक्ष के सकारात्मक सेवा भाव को यूपी सरकार द्वारा ठुकराया और दबाया जा रहा है। लेकिन अजय कुमार लल्लू नहीं झुकेंगे और कांग्रेस पार्टी का काम नहीं रुकेगा। जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक यूपी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उनके लिए आवाज उठाता रहेगा और संघर्ष जारी रखेगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बड़ा फैसला, गहलोत सरकार ने वापस लिया 1 महीना पुराना आदेश, श्रमिकों को मिलेगी राहत। लॉकडाउन 4 में धीरे धीरे दी जा रही छूट के तहत अब श्रमिकों को भी काफी राहत दी गई है। अशोक गहलोत सरकार ने श्रमिकों को कामकाज की अवधि भी 12 घंटों से घटाकर 8 घंटे कर दी है। श्रम, कारखाना और बॉयलर राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि राज्य में कोविड-19 की रोकथाम के लिए सभी पंजीकृत कारखानों में कर्मचारियों की आवश्यकता को कम करने के लिए राज्य सरकार ने पिछले दिनों उनके काम के घंटों को 8 घंटे प्रतिदिन से बढ़ाकर 12 घंटे प्रतिदिन करने की अनुमति दी थी। उसे अब वापस लेते हुए उनके कार्य की अवधि को फिर से 8 घंटे प्रतिदिन कर दिया गया है। कारखाना एवं बॉयलर मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से कारखाना अधिनियम 1948 के तहत वयस्क कर्मकरों के कार्य समय के प्रावधानों में गत 24 अप्रैल को एक आदेश द्वारा काम के घंटे बढ़ाने की छूट दी गई थी। इसमें कर्मचारियों की आवश्यकता को कम करने के लिए राज्य सरकार ने उनके कार्य अवधि 8 घंटे प्रतिदिन से बढ़ाकर 12 घंटे कर दी थी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना के आंकड़ों पर प्रियंका गांधी ने उठाए सवाल, बोले इस हिसाब से तो 10 लाख से अधिक होने चाहिए संक्रमित। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रदेश सरकार के कोरोना संक्रमण के आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के बयान का हवाला देते हुए कहा कि इस हिसाब से तो यूपी में संक्रमितों की संख्या 10 लाख से अधिक होनी चाहिए। प्रियंका ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है और लिखा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये बयान सुना। सरकार के आंकड़ों के अनुसार लगभग 25 लाख लोग यूपी वापस आ चुके हैं। मुख्यमंत्री जी के बयान के आधार पर इनमें से महाराष्ट्र से लौटे हुए 75%, दिल्ली से लौटे हुए 50% और अन्य प्रदेशों से लौटे 25% लोग कोरोना से संक्रमित है। क्या मुख्यमंत्री का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित है, मगर उनकी सरकार के आंकड़े तो संक्रमितों की संख्या 6228 बता रहे हैं। उनके द्वारा बताए गए संक्रमण के आंकड़े का आधार क्या है? लौटे हुए प्रवासियों में संक्रमण का यह प्रतिशत आया कहां से? दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ।
यूपी में कोरोना के आंकड़े पर अखिलेश का ट्वीट, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोरोना मरीजों के आंकड़ों को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने एक ट्वीट कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछा कि जब उत्तर प्रदेश में 25 लाख लोग लौटे हैं तो फिर कोरोना का आंकड़ा कुछ हजार ही क्यों। उन्होंने अन्य राज्यों का हवाला दिया जहां लौटे प्रवासियों के कारण कोरोना के आंकड़ों में बड़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है। अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा, मुख्यमंत्री जी की दिव्य राजनीतिक गणित के हिसाब से यदि मुंबई महाराष्ट्र से लौटे 75%, दिल्ली से लौटे 50%, अन्य राज्यों से लौटे 25% लोग कोरोना संक्रमित है तो फिर 2500 लाख लौटे लोगों को मिलाकर उत्तर प्रदेश में कोरोना का प्रकाशित आंकड़ा कुछ हजार ही क्यों है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आयुष मंत्रालय के एड पर अखिलेश का बड़ा बयान, बोले दावा सही तो कोविड-19 से बचाव के लिए मुफ्त काढ़ा बांटे सरकार। समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को कहा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए काढ़ा अगर वैज्ञानिक रूप से सिद्ध उपाय है तो सरकार को लोगों के लिए इसकी मुफ्त आपूर्ति करनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने उठाई मांग। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि आयुष मंत्रालय की तरफ से टीवी पर दिखा रहे कि कोरोना वायरस से बचने के लिए काढ़े व च्यवनप्राश का सेवन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध उपाय है तो संकट काल में सरकार इनकी मुफ्त आपूर्ति करे। दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रोजगार के बढ़ते संकट को अनदेखा करती मोदी सरकार। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 2 नीतिगत उपायों की घोषणा की गई जिसका सीधा असर नए रोजगार पैदा करने पर पड़ सकता है। इसके लिए उन्होंने अपनी सहमति से खुद की पीठ थपथपा ली है और खुद को ही शाबाशी दी जा रही है। इन उपायों में एमएसएमई यानी मध्यम लघु और सूक्ष्म उद्योग के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की खास कर्ज लाइन यानी क्रेडिट लाइन रखी गई और ग्रामीण नौकरी गारंटी योजना यानी मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अचानक देशव्यापी तालाबंदी की घोषणा किए जाने के लगभग 2 महीने बाद ये उपाय कुछ खास नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस दौरान जो तबाही हुई है उसे पूरा करने के लिए यह उपाय नाकाफी है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अम्फान ने बंगाल को तबाह कर दिया लेकिन इस पर भी राजनीति चालू। 20 मई को आए सुपर चक्रवात अम्फान ने बंगाल को तबाह कर दिया है। इसने राज्य में इतनी बड़ी तबाही मचाई है जिसे लोगों ने लंबे समय से नहीं देखा। दोस्तों सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में पूर्वी मेदिनीपुर, कोलकाता और उत्तर और दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुगली के तटीय जिले थे। कोविड-19 महामारी के बीच जीवन को वापस पटरी पर लाने की प्रक्रिया भी शुरू हुई है और संभवतः महीनों तक जारी रहेगी। मौद्रिक यानी धन संपदा के नुकसान का जायजा लेना बाकी है और इसलिए नुकसान की तस्वीर स्पष्ट नहीं है। दोस्तों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 1 लाख करोड़ रुपए के नुकसान का हवाला दिया है। वे इस आंकड़े पर कैसे पहुंची इसका ज्ञान नहीं। 22 मई को जारी एक रिपोर्ट में भी राज्य सरकार के एक सूत्र के हवाले से नुकसान का आंकड़ा $13.2 बिलियन दिया गया है। यह 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास बैठता है जिसका हवाला बनर्जी ने दिया था। दोस्तों फिलहाल हमें यह एक आधारभूत आंकड़ा देता है। परिप्रेक्ष्य के लिए देखें तो पिछले साल ओडिशा में चक्रवात फानी के कारण करीब 24,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इसका आंकलन विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और अन्य बहुपक्षीय एजेंसियों ने किया था। दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर को। सरकार सुविधा देने के दावे कर रही है और किसान भीषण गर्मी में अपनी उपज बेचने के लिए कतार में लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार गेहूं खरीदी को लेकर भले ही बड़े बड़े दावे कर रही हो लेकिन वास्तव में किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए काफी परेशान होना पड़ रहा है। कमलनाथ ने ट्वीट के माध्यम से आरोप लगाते हुए कहा कि उपार्जन केंद्रों पर कहीं बारदाने की कमी है तो कहीं तुलाई की व्यवस्था नहीं, कहीं परिवहन नहीं होने से काम बंद पड़ा है, किसानों को एसएमएस भेजकर बुलाया जा रहा है। किसान भीषण गर्मी के बीच अपनी फसल बेचने के लिए लाइन लगाने के लिए मजबूर है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि अगर मालवा में मालवासा के एक किसान प्रेम सिंह की इन्हीं परेशानियों और अव्यवस्थाओं के दुखद मौत हो गई। उन्होंने इस तरह की अन्य अव्यवस्थाओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मृत किसान के आश्रितों को आर्थिक सहायता मुहैया कराने की मांग की है। दोस्तों चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। मायावती भाजपा की अघोषित प्रवक्ता है। दोस्तों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया ने कहा कि योगी सरकार में दलित समाज पर हमले बढ़े हैं। दलितों को स्वघोषित नेता व बसपा सुप्रीमो मायावती भी चुप्पी ओढ़े हुए है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अयोध्या में बाल कटवाने गए एक दलित युवक की धार वाले हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। कन्नौज में भाजपा सांसद सुमृत पाठक ने
तहसीलदार अरविंद कुमार के घर में घुसकर मारपीट की। हाल ही में कन्नौज में वाल्मीकि समाज की 9वीं कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया। अत्याचारों की लंबी फेहरिस्त है। कांग्रेस अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने कहा कि मायावती और दलित विरोधी भाजपा में अंदर खाने समझौता हो गया है। मायावती भाजपा की अघोषित प्रवक्ता है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर क्या है, आइए जानते हैं। राजस्थान में मई के आखिरी सप्ताह में गर्मी अपनी पूरी रंगत में आ गई। प्रदेश के कई जिलों में तापमानी पारा 48 डिग्री के करीब पहुंचने लगा है। नौतपा के पहले दिन सोमवार को चूरू जबरदस्त तरीके से तप गया। 47.5 डिग्री तापमान के साथ चूरू देश में सर्वाधिक गर्म रहा। भीषण गर्मी के कारण चूरू की सड़कों पर कर्फ्यू सा लग गया। गर्मी के इस अटैक को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। इसके बाद अब सीएम अशोक गहलोत ने भी मौसम विभाग के रेड अलर्ट को देखते हुए ट्वीट के जरिए आम जनों से घरों में रहने की अपील की है। दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने बंगाल प्रशासन को बताया विफल। अम्फान को लेकर पीएम मोदी से मांगी मदद। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में आए चक्रवाती तूफान अम्फान की वजह से हर तरफ भारी तबाही हुई है। दोस्तों, इसमें भी तूफान का सबसे ज्यादा प्रभाव पश्चिम बंगाल में हुआ है। यहाँ भारी मात्रा में जान माल को नुकसान हुआ। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।